आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10, दैट इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या होता है? इक्वेशन ऑफ वैल्यू देखो, जैसे मैं कहूं कि मुझे किसी ने कहा कि मैं उसको 1,00,000 रुपया दूं, वो मुझे 1 साल के बाद 1,10,000 देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% का। तो सीधी सी बात है कि 1,00,000 मैं दूंगा तो मेरा आउटफ्लो क्या है? 1,00,000 का है। इनफ्लो क्या होगा? मेरा इनफ्लो क्या होगा? 1,10,000 का। यानी आउटफ्लो मेरा है 1,00,000 का और मेरा इनफ्लो होने वाला है 1,10,000 का, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है। पर अगर मैं ये कहूं कि 1,00,000 और 1,10,000 तो बराबर नहीं है, पर मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो 1,00,000 ही है, क्योंकि 1,00,000 मैं दे रहा हूं और अब 0 टाइम पे दे रहा हूं। जो मैं इनफ्लो मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 1 साल के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना होगा? वो होगा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय बी एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,00,000 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन ऑफ वैल्यू ये बताती है, जैसे यहां पर एक इनइक्वालिटी का साइन था, यहां पर हमारा इक्वालिटी का साइन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू हमें ये बताती है कि अगर डिफरेंट सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों की जो वैल्यू आती है, कैश फ्लो की सीरीज की जो वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों का अगर सेम पॉइंट लेते हैं तो वो सेम आती है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंट वैल्यू ही होगा, ये हम 1 ईयर पे, 2 ईयर पे, मतलब 1 पे भी अगर निकालते तो भी बराबर ही आती। बट हम जो अभी कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बराबर होता है। इसको अगर मैं दूसरी सेंस में बोलूं, अगर किसी ने मुझे ये कहा मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, किसी ने मुझे बोला, ये नहीं बोला कि 1,00,000 दे दो, उसने बोला मैं आपको 1 साल बाद 1,10,000 रुपए दे दूंगा, 1 साल के बाद 1,10,000 दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो कुछ। तो कुछ पैसे मतलब मैं क्या सोच के चलूंगा कि कितने पैसे दूं, ताकि मैं तो यही सोचूंगा कि कितने पैसे दूं ताकि मेरा 10% इंटरेस्ट के साथ 1,10,000 मिले। तो मैंने बोला मैं 1,00,000 दूंगा। वो कहता है आप मुझे ना 1,02,000 दे दो, मैं आपको 1,10,000 वापस कर दूंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दूं भाई? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1,02,000 का 10% अगर मैं देखूं तो वो तो 10,200 बनता है। तो तुम्हें मुझे वापस करनी चाहिए 1,12,200। तो मैं तुम्हें, और तुम दोगे मुझे 1,10,000, तो मैं तुम्हें क्यों दूं 1,02,000 रुपए? इट मीन्स कि मैं एग्री नहीं होऊंगा। तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक इन्वेस्टमेंट जो मुझे 1 साल के बाद 1,10,000 देने वाली है, उसके लिए आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार होऊंगा अगर मैं एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% चाहता हूं। तो सिंपली क्या चाहूंगा कि जो मुझे मिलना है उसकी आज की रेट में वैल्यू क्या है, उतने पैसे मैं आज लगाने को तैयार हो जाऊंगा। यानी कि 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू इज द इक्वल टू 1,00,000, तो उतने पैसे मैं आज इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि ये अगर हमें एक कैश फ्लो की सीरीज दे रखी है जो हमें मिलने वाली है, हम जानना चाहते हैं कि उसके लिए हम आज कितना पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे, तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो होगा उतना होगा। यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का जब हमने प्राइस निकालना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, उससे आने वाले सारे के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट कैन बी द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, या हो सकता है अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो हम ज्यादा रिटर्न भी चाह सकते हैं। तो कोई भी रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। तो उस प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न पे या प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द अमाउंट आई विल पे टू गेट द जो भी मुझे कैश फ्लोज मिलने वाले। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली हुई क्या कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन पढ़ लो।
An investor pays 1000 now in order to get 600 back in 5 years and 600 back in 10 years. यानी कि मुझे मिलने वाला क्या है? मुझे मिलने वाला है, आज लगाने हैं 1000, 5 साल बाद मिलेंगे 600, 10 साल बाद भी मिलेंगे 600. आज लगाने हैं 500, 5 साल बाद मिलेंगे 600, 10 साल बाद मिलेंगे 600. तो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है? मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है? दैट इज 1000, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो यानी जो मुझे फ्यूचर में आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 600 v पावर 5 प्लस 600 v पावर 10. 600 v पावर 5 प्लस 600 v पावर 10. इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या कहती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होता है. तो 600 v10 प्लस 600 v5 इज इक्वल टू 1000 हो गया. अगर मैं v5 को टी पुट कर लूं, अगर मैं v5 को टी पुट कर लूं तो 6, इसमें से 100 भी कॉमन ले कैंसिल कर देते हैं. 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया. हमारी ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है. ठीक है, इससे आपकी टी की वैल्यू निकल जाएगी. एक टी की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव, एक निकलेगी नेगेटिव. नेगेटिव को आप इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव को आप इग्नोर कर देंगे. रीजन क्या है? टी क्या है? v पावर 5. v जब पॉजिटिव होता है तो v पावर 5 नेगेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, सो v पावर 5 की आपकी वैल्यू आ गई. अब v पावर 5 अगर आपकी वैल्यू निकल आई है तो इससे आपका v का वैल्यू भी निकल जाएगा पावर 1/5 करके. v क्या होता है? v होता है 1/1 प्लस i इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, इससे आपका i का वैल्यू निकल जाएगा. तो i क्या हुआ? i हुआ हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट. बात समझ आ गई है? ठीक है, तो हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि जो लगाया है और जो आने वाला है, किस रेट ऑफ रिटर्न पे उन दोनों की वैल्यू 0 टाइम पे बराबर हो जाएगी. हम ये जानना चाहते थे. एक और एग्जांपल देखते हैं इसका. इसको देखें जरा. एन इन्वेस्टर इज टू पे 1000 फॉर अ प्रॉपर्टी. द इन्वेस्टर विल देन बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट पेमेंट फॉर 99 ईयर्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट ए कांस्टेंट रेट फॉर द फर्स्ट 33 ईयर. यानी कि आज उस इन्वेस्टर ने 1000 लगाने हैं. हर साल के एंड पे अप टू 33 ईयर तक उसको एक सेम अमाउंट ऑफ रेंट आएगा. लेट दैट बी के. फिर इंक्रीजिंग टू डबल फॉर द नेक्स्ट 33 ईयर, तो 34 से लेकर 66 तक ये रेंट डबल हो जाएगा, यानी कि 2k हो जाएगा. एंड 3 टाइम्स दैट रेट, यानी जिस रेट पे इनिशियली स्टार्ट हुआ था उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 67 से लेकर 99 तक. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ 99 ईयर इज 2,50,000. इतने में प्रॉपर्टी 99 ईयर के बाद बिक जाएगी. फाइंड द अमाउंट ऑफ द रेंट पेबल इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि हमें के निकालना है. हमें रेंट पेबल इन द 35th ईयर भी मान सकते थे तो 2k निकालना होता. रेंट पेबल इन द 70th ईयर बोल सकते थे तो हमें 3k निकालना होता. बट अल्टीमेटली हमें k तो चाहिए ही चाहिए. जैसे ही k निकल जाएगा तो बाकी सब चीजें तो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है? जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना? 1000. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या होगा? देखो k A33, के रुपीज की 33 इंस्टॉलमेंट्स आनी है. प्लस में 2k की फिर से 33 आएंगी, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहां आ जाएगी? इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 33 पे. इसको v33 से मल्टीप्लाई करके मुझे 0 पे लाना होगा. प्लस 3k की फिर से 33 आएंगी, इसको v66 करना होगा क्योंकि ये 66 पे आ जाएगा. प्लस में 2,50,000 इंटू वी की पावर 9 करना होगा, जो कि वैल्यू मेरी 0 पे देगा. इसमें से k कॉमन, A33 कॉमन, 1 प्लस 2 V33. V33 आपको ना
8% पे टेबल में मिल जाता है। प्लस 3, V66 नहीं मिलता, इसको 33 का स्क्वायर लिख लो। प्लस 2,50,000, V99 नहीं मिलेगा आपको तो V33 का क्यूब लिख लो। इस पूरे को आप 1000 के इक्वल पुट कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज सेम एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसकी वैल्यू निकाल लोगे टेबल से, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस सारे को पहले इसको इधर लाके 1000 में से माइनस करोगे, इस पूरे को इधर लाके डिवाइड करोगे तो आपकी के की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का रेंट निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेंट मतलब के की वैल्यू फाइंड करने का काम था हमारा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड या बॉन्ड्स कुछ भी कह सकते हैं। बॉन्ड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रोवाइड करवाती है। बॉन्ड्स जो हैं कौन कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट इशू करती है जनरली, वो आरबीआई के थ्रू इशू करती है। कोई भी कॉर्पोरेट कर सकती है, यानी कि कंपनीज कर सकती हैं। ठीक है, एंड कई ऐसी होती हैं जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, वो बॉन्ड्स इशू कर देती हैं। तो मेनली हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो बॉन्ड्स जो है ना, दो तरह के होते हैं। बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। एक होते हैं कूपन पेइंग बॉन्ड्स। वैसे हमें अभी ज्यादा इसकी डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, बट अभी जान लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत जगह पर ना ये वर्ड्स आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, मान लो मुझे एक आरबीआई की तरफ से मार्केट में बॉन्ड मिल रहा है, उसमें कहा गया जी आप 100 रुपए लगाओ, हम आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, बट ये आपका एक्यूमुलेट होके मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 100 रुपए लगाने नहीं है। 100 रुपए वाला बॉन्ड है, मुझे 100 रुपए बोला गया जी 5 साल बाद हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे। तो मुझे आज की डेट में कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि इनफ्लो मेरा क्या होने वाला है 100 रुपए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 100 V पावर 5। किस रेट पे? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 100 इंटू V पावर 5 अगर मैं करता हूं, दैट इज 68.05। तो दिस इज द प्राइस ऑफ बॉन्ड। इसमें आपको क्योंकि हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और हर साल आने वाले इंटरेस्ट को ही हम कूपन कहते हैं। हर साल जो इंटरेस्ट आना होता है उसको हम नाम देते हैं कूपन। तो हर साल तो इंटरेस्ट आना नहीं है, वो तो आपको एक्यूमुलेट होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 5 साल के बाद 100 रुपए मिलने हैं, तो उसकी आज की डेट में 68.05 वैल्यू है। तो दिस इज द प्राइस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा होगा कि एक बार मैंने ले लिया तो बस 5 साल तक मैं फंस गया, 5 साल के बाद ही मुझे 100 रुपए मिलेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर मान लो आपको 2 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है, बट 2 साल के बाद आप तो ये सोच रहे होगे कि 100 V पावर 3 एट द रेट ऑफ 8% होना चाहिए इसका प्राइस। ठीक है, 100 पावर 3, तो 100 इंटू 1.08 रेस्ट पावर -3। आपके हिसाब से 2 साल के बाद इसका प्राइस 79.38 का होना चाहिए, बट उस टाइम पे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% नहीं रह गया है, 9% हो चुका है। तो कोई अगर नया बंदा इन्वेस्ट करेगा तो उसको इस बात से क्या मतलब है कि आपने बॉन्ड महंगा खरीदा था। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, उतना बॉन्ड की कीमत कम होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की कीमत क्या है? बॉन्ड की कीमत है गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू गिरती है। तो आपके हिसाब से तो आपका 79.38 का बिकना चाहिए था, आपने बेचना चाहा इसको 79.38 पे, जो लेने वाला है वो कहता है मैं दूंगा जी 77.21। ठीक है, अब आपने पूछा ऐसा क्यों? कहता है आपने महंगा लिया था,
अगर आज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता 100v3 एट द रेट ऑफ 7% हो जाता अगर, ठीक है, तो 100 इंटू 1.07 रेस्ट पावर -3, तो इसका प्राइस 81.62 होता, तो क्या तब आप मुझे 79.38 का बेचने को रेडी होते? मैंने कहा नहीं। तो कहता वही सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि आपने कितने का लिया था मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि करंट सिनेरियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड का प्राइस जो है वेरी करेगा, ठीक है। तो हम बात ये नहीं कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, वो एक्यूमुलेट हो के एंड में आपको आपके पूरे पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया जीरो कूपन बॉन्ड इन विच देयर इज नो कूपन। दूसरा आता है कूपन पेइंग बॉन्ड, दूसरा आता है कूपन पेइंग बॉन्ड। तो देखो कूपन पेइंग बॉन्ड मतलब आपने 100 रुपया सपोज लगाया, आपको हर साल उसके ऊपर 8-8 रुपए का कूपन आएगा, हर साल उसके ऊपर 8-8 रुपए का कूपन आएगा, ठीक है। नाउ 5 साल के बाद आपके 100 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो मिला तो यहां पर भी आपको 8-8%, पर यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहां आपको सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म मिल रहा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये आपको क्योंकि हर साल पैसा मिल रहा है, तो ये आपको एक तरह से कूपन मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कूपन पेइंग बॉन्ड। तो इस केस में आज का प्राइस क्या होगा भाई, आज आपने 100 रुपए लगा दिए, मान लो 2 साल बीत गए, आपको ये सब पैसे मिल चुके हैं, आपके हिसाब से तो 100 वाली चीज 3 साल बाद भी 100 की बिकनी चाहिए, क्योंकि हर साल 8-8 रुपए तो आने वाले हैं। अगर मार्केट में उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो कोई आपको 100 रुपए क्यों देगा, क्योंकि उसको तो 8% मिलने वाला है, तो वो कहेगा जी मैं तो उतने पैसे दूंगा ताकि मेरी रेट ऑफ रिटर्न 9% की रहे। तो वो कैसे प्राइस इसका कैलकुलेट करेगा, वो कहेगा जी 8-8 रुपए आने हैं मुझे 3 साल तक, 100 रुपए आने हैं मुझे 3 साल के बाद। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही होता आज भी, तो इसका प्राइस 100 रुपए ही आता। यानी कि आप 100 रुपए लगाओ, हर साल आपको 8-8 मिलते रहेंगे, 3 साल के बाद 100 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। बट अगर मान लो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो चुका है, तो कोई आपको 100 रुपए क्यों देगा, तब आपको लोग 100 रुपए से कम देना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 100 रुपए जो 10% है उतने की रिटर्न आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ आ गया, कूपन पेइंग बॉन्ड मतलब जो हर साल आपको इंटरेस्ट पे करेगा, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जो आपको एक्यूमुलेट करके सीधा सीधा आपको अमाउंट वापस कर देगा। इसको कूपन पेइंग बॉन्ड क्यों कहते थे, मतलब इसका नाम कूपन, मतलब कूपन की बात कहां से आ गई यहां पे। देखो कूपन की बात कहां से आई, देखो जब बैंकिंग सिस्टम आज की डेट में तो बहुत एडवांस है, तो सीधा सीधा कोई भी मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ईसीएस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की हेल्प से मेरे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। आज से 7-8 साल पहले की बात करूं तो जो भी इंटरेस्ट होता था ना, उसका चेक आ जाता था, आपको चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना होता था, फिर आपके अकाउंट में वही 2-3 दिन लगते थे और क्लियरेंस होके आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता था, ठीक है। मैं उससे भी अगर पहले जाऊं तो क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके पास कोई डिस्काउंट वाउचर आ जाते हैं, आप बोलो जी मेरे घर पे डिस्काउंट वाउचर पड़े हैं, और आप दुकान वाले को जाके बोले मेरे घर पे तो पड़े हैं डिस्काउंट वाउचर, मुझे उसके बदले में इतने का डिस्काउंट मिलना था, उसके ऊपर लिखा था कि बाय 1 गेट 1 है। वो कहता वो कूपन तो लेके आओ, जो डिस्काउंट कूपन था वो लेके तो आओ। तुमने बोला घर पे पड़ा है ना, कहते घर पे नहीं, हमें वो चाहिए, उसके ऊपर नंबर लिखा है, हम उसके नंबर की एंट्री करेंगे, तब जाके सिस्टम हमारा अलाउ करेगा कि वो आपको 1+1 मिलेगी चीज। तो सेम वही चीज हो गई कि पहले क्या होता था, बॉन्ड का सर्टिफिकेट होता था, मान लो 5 साल का बॉन्ड है तो नीचे उसके ना 5 स्ट्रिप्स लगा दी जाती थी, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, फिफ्थ ईयर के लिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर का टेयर करना है, जो भी कंपनी, जो भी बॉन्ड इशूइंग ऑफिस है उसके लोकल ऑफिस, लोकली जो भी उसका ऑफिस है जहां पर भी, वहां जाके वो देना है, वो उसके नंबर, बॉन्ड का ऊपर नंबर मेंशन होगा, वो अपने पास रखेंगे और आपको उसका इंटरेस्ट पे कर देते। तो तब से नाम चला आ रहा है कूपन पेइंग बॉन्ड, जबकि आजकल कूपन का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। बट कूपन जो है
बेसिकली उन्होंने वर्ड दे दिया, कूपन नाम दे दिया कि जब आपको हर बार इंटरेस्ट मिलना है ना सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो उसको हम कूपन बेस्ड बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मान लो एक बॉन्ड है जो आपको डी रुपीज एन ईयर तक देता है और एन ईयर के बाद आपको आर रुपीज वापस भी कर देता है। ठीक है, तो आप कहोगे मुझे आर रुपीज लगाने पड़ेंगे? नहीं, आर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कूपन रेट जरूरी नहीं है कि करंट इंटरेस्ट रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो। कई बार ऐसा होता है जो ज्यादा सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं उनका कूपन रेट जो होता है नॉर्मल मार्केट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से रिस्की बॉन्ड होते हैं तो कूपन रेट उसका ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि जो बॉन्ड वाला है वो कहे मैं आपको 100 रुपए ले रहा हूं बट 100 नहीं, आपको 110 वापस करूंगा, यानी रिडम्पशन वैल्यू जो जिस रेट पे इशू हुआ था उससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से डी है आपको जो हर साल इनकम आने वाली है, आर रुपीज हैं जो आपको एन ईयर्स के बाद वापस आने हैं। तो इस बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा डी रुपीज आने हैं एन ईयर तक प्लस आर रुपीज आने हैं एन ईयर्स के बाद एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ आई। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अब जरा इस एग्जांपल 3 पे नजर डाल लो। 6 रुपए आने कब तक? 12 साल तक। 6 रुपए आने हैं कब तक? 12 साल तक। और 12 साल के बाद आपको 150 रुपीज मिलने हैं। जरूरी नहीं कि 150 में इशू किया था, पता नहीं कितने में इशू किया था। तो आपको 6 रुपीज आने हैं 12 साल तक प्लस 150 आने हैं 12 साल के बाद। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 10% पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो इस बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, वो इस बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं इस इक्वेशन में एक P है, एक D है, एक R है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि N और I मुझे पता है, मतलब नंबर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी पता है, इंटरेस्ट रेट भी पता है। तो P, D और R इन तीनों में से मैंने अभी एक एग्जांपल किया जिसमें मैंने P कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर मान लो P दिया होता, D निकालना होता, P और D दिए होते, R निकालना होता, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए एक ये क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। P दिया हुआ है, D 5 है, 10 साल का बॉन्ड है, R नहीं पता है, 10 साल का बॉन्ड था, इज इक्वल टू 78.92, इंटरेस्ट रेट 10% है। कर लोगे कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक और देखते हैं। N निकाल, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मैंने आपको कहा था कि P, D और R, P, D और R ये निकालने हो, मतलब इन तीनों में से, मतलब N और I तो दिए होंगे, P, D और R में से किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। व्हाट विल हैपन अगर N ना दिया हो, मतलब N की वैल्यू ना दी हो? कोई दिक्कत नहीं है, आप P का फॉर्मूला डालो। 10 रुपए आने हैं N ईयर तक प्लस 125 आने हैं N ईयर के बाद एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.75%। इस AN का फॉर्मूला आप लिख लोगे 1 प्लस 0.0775 रेज़्ड टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय 0.0775 प्लस में 125 1.0775 रेज़्ड टू पावर माइनस n। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो आपके पास 1.0775 रेज़्ड टू पावर माइनस n इज इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नाउ इफ वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, और मैंने बताया था आपको जब भी हम अपने CM1 में लॉग लेंगे, लॉग मीन्स नेचुरल लॉग, लॉग मीन्स नेचुरल लॉग। ठीक है, तो लॉग लेके आपको n की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है n की वैल्यू आपकी जो निकले वो 9.98 निकले, 10.01 निकले, तो क्योंकि n नंबर ऑफ ईयर्स जनरली होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, तो इसलिए आप उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। मतलब आएगा क्लोज ही, ऐसा नहीं होगा कि 9.73 आ गया और आप उसको 10 लिख लोगे, ऐसा नहीं होगा।
होगा क्लोज ही तभी आप उसको राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अगर आपको n ना पता हो। एक आखिरी चीज आती है इसमें, अगर मान लो i ही ना पता हो तो क्या करोगे? ठीक है, आपको p पता है, आपको d पता है, आपको r पता है, आपको n पता है, आपको i ही नहीं पता। ठीक है, आप बोलोगे जैसे ये किया वैसे i भी कर लेते हैं, नहीं, i निकालना इस केस में मुश्किल हो जाता, i जो है डायरेक्टली इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो देखिए हम क्या करेंगे। यहां पर मैं पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। देखो, एक तो ये होता है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, एक होता है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में तो हम ना रफ गेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो गेस कैसे करते हैं, जैसे मान लो, अगर मान लो किसी ने मुझे ये कहा जी मैंने आपको 0 टाइम पे 100 रुपए देने हैं, 1 ईयर पे फिर से मैंने आपको 100 रुपए देने हैं। ठीक है, किसी ने मुझे कहा कि वो मुझे 0 टाइम पे 100 रुपए देगा और उसके बाद 1 टाइम पे 100 रुपए देगा। मैंने कहा एक काम करते हैं ना, दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। हाफ टाइम पे तू मुझे 200 रुपए इकट्ठे दे दे, हाफ टाइम पे मुझे 200 दे दे, दो बार क्या चक्रवान पड़ रहा है, तो बंदा एग्री हो जाना चाहिए। यस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 महीने इसके लिए वेट कर रहा हूं तभी तो मुझे 6 महीने वो जल्दी दे रहा है। ठीक है ना, तो अगर वो मुझे 6 महीने जल्दी दे रहा है तो उसके लिए मैंने पहले 6 महीने वेट भी तो किया ना 100 रुपए के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड होता है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, दैट इज टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। सारे के सारे कैश फ्लोज अगर 1 शॉट में देने होते तो किस टाइम पे देते, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो किसी ने मुझे ये कहा, तो इस केस में मैंने क्या कहा, 0 + 1/2 कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपली हाफ टाइम हो गया। अगर मान लो मैंने किसी ने मुझे 0 पे 1 पे 2 पे पैसे देने थे, 0 पे देने थे, 1 पे देने थे, 2 पे देने थे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, तो 1 पे मुझे सीधा 300 दे दे। वो कहता क्यों? मैंने कहा 100 तो तूने यहां दे नहीं थे, इस 100 के लिए मैंने 6 महीने 1 साल वेट किया, तो इसलिए अगले साल का 1 साल पहले लेने का भी तो मेरा हक बनता है। यानी कि मैंने क्या किया, एवरेज टाइम कैसे निकाला, 0 + 2 / 2 यानी कि 1 टाइम निकाल दिया। ठीक है, सो अगर इन जनरल बात करें हम कि अगर सेम अमाउंट मैंने 0 पे 1 पे 2 पे अप टू n तक देना है, तो सारे का सारा टोटल अमाउंट जो होगा, ठीक है, वो मेरा n + 1/2 पे पेबल होगा। जैसे मैंने यहां 1 देना है, यहां 1 देना है, यहां 1 देना है, तो अगर मैं n रुपीज सीधा n रुपीज 1 टाइम्स देना है, तो इसका मतलब n रुपीज देने हैं, n रुपीज सीधा मैं n + 1/2 टाइम पे दे दूं तो बंदा इक्वली हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का, कि सारे के सारे पैसे एवरेज टाइम पे देने के। Find the value of I using approximation if P is equal to 92, D is equal to 5, R is equal to 150, N is equal to 11। देखो 5 रुपए देने हैं यहां पे, 5 रुपए देने हैं यहां पे, 5 रुपए देने हैं 11 पे। इसका मतलब इन टोटल देने हैं 55 रुपीज। किस टाइम पे? n + 1/2 पे। n + 1/2 कितना हो गया? n है 11 + 1/2 दैट इज 6 हो गया। ठीक है, प्लस में रिडम्पशन पे मिलने हैं 150 रुपए, 150 मिलने हैं टाइम 11 पे। ठीक है, 150 मिलने हैं टाइम 11 पे, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना मिलना है, टोटल अमाउंट कितना मिलना है 55 + दिस 205। ठीक है, तो 55 मिलने हैं टाइम 6 पे, 150 मिलने हैं 11 टाइम पे, और 205 रुपए मिलने हैं हमें 11 उस पे, इन टोटल 205 मिलने हैं। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 55 × 6 + 150 × 11 डिवाइडेड बाय 205
तो हमारा एवरेज टाइम आ रहा है 9.65, यानी कि P मैंने 92 लगाया, तो मैं कहूंगा जी 92 लगाने के बदले में अगर आप मुझे 205 रुपए सीधा सीधा किस टाइम पे दे दो, 9.65 टाइम पे दे दो, तो मैं इक्वली हैप्पी रहूंगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज टाइम क्या है 9.65, तो 92 डिवाइडेड बाय 205 0.4487 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 9.65, ये आ गया, रेसिप्रोकल कर लिया, -1 कर लिया, इंटरेस्ट रेट आ रहा है मेरा 8.65% का। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक रफ आइडिया है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके आसपास ही कहीं पर होगा। ठीक है, मतलब 8.65 है तो एग्जैक्ट रेट 9%, 10%, मतलब 9, 9.5 इसके बीच आसपास कहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन जस्ट टू फाइंड द फर्स्ट गेस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, बट हमारे जो एक तो ये मेथड है, हम इसके बदले में एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन। ये ज्यादा अच्छा है मेथड, और एग्जाम में आपको यही यूज करना है। ठीक है, बुक में उन्होंने दिया है अप्रोक्सीमेशन भी, बट हमें अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड पे नहीं जाना, हमें लीनियर इंटरपोलेशन यूज करना है। देखो लीनियर इंटरपोलेशन क्या कहता है, मान लो एक लाइन है AB, एक लाइन है AB जिसके ऊपर पॉइंट है A x1 y1, B है x2 y2। ठीक है, इस लाइन की अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 होती है। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. तो ये मेरी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में निकल आई, किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अब ये इक्वेशन मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x हो गई। आप कहोगे क्यों, x इन टर्म्स ऑफ y भी तो हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा। तो y इन टर्म्स ऑफ x हो गई। तो अगर मुझे x की कोई भी वैल्यू पता हो तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने एक जनरल बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर प्राइस का मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं प्राइस का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो प्राइस का एक्सप्रेशन क्या था, D इंटू AN प्लस R इंटू V पावर है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ I, यही था। अगर मैं ये कहूं कि P इज ए फंक्शन ऑफ I है, क्यों, क्योंकि D तो पता है, N मुझे पता है, R मुझे पता है, सब कुछ तो पता है मुझे। ठीक, बस P इज ए फंक्शन ऑफ I है। अगर मैं I1 और I2 कोई दो ऐसी वैल्यूज गेस कर लूं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में P1 और P2 कैलकुलेट करूं। P मुझे दिया हुआ है, P तो मुझे प्राइस पता ही है। P इस तरह से होना चाहिए कि एक वैल्यू जो मैंने गेस की है, P जो P की निकली है मेरी P1 और P2, एक वैल्यू से P1 अगर मोर देन P है, अगर P1 मोर देन P है तो P2 लेस देन P होना चाहिए। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू P1 P2 के बीच में होनी चाहिए, और अगर P1 लेस देन P है तो हमारा P2 मोर देन P होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो, P की वैल्यू P1 और P2 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर P की वैल्यू आपने इस तरह से P1 और P2 निकालने में कामयाब हो गए कि P की वैल्यू आपकी P1 और P2 के बीच में है, तो आपका ये रिलेशनशिप होगा I माइनस I1 अपॉन I2 माइनस I1 इज इक्वल टू P माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपका P1 P2
I1 I2 सब पता है, बस मैं P की वैल्यू जैसे ही डालूंगा तो मेरी I की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि P के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं उस P के कॉरेस्पॉन्डिंग I की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो वो मेरा जो I का वैल्यू निकलेगा वो लीनियर इंटरपोलेशन मेथड से एक अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखो लीनियर इंटरपोलेशन ना ये एज्यूम करके चलता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है ना तो P जो है ना गिरना शुरू हो जाता है, P गिरना शुरू हो जाता है। ठीक, मैंने कैसे बना दिया, गिरता हुआ जस्ट कर्व बनाया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखता हूं तो इस छोटे से इंटरवल में तो ये लीनियर है, फिर अगले छोटे इंटरवल में लीनियर है, यानी कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन है, सारी की सारी लाइनें। तो जब हम इन लाइनों को सबको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक फ्री हैंड कर्व बन जाता है। ठीक है, तो ये मान के चलता है लीनियर इंटरपोलेशन कि विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट रेट जो प्राइस होता है उसमें लीनियर चेंज आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए हमने लीनियर इंटरपोलेशन माना। अब आप ये बोलो जी अगर हम I1 और I2 के बीच में 5% का गैप ले, नहीं ले सकते। I1 और I2 के बीच में हमें जो जनरली गैप लेना है 1% और लेस का लेना है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशन अगर आता है तो प्राइस में जो चेंज आएगा ना वो स्ट्रेट लाइन में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, वो क्लोज टू स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये फाइंड अ वैल्यू फॉर I यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। देखो P पता है, हमें P तो पता है। वैसे P का एक्सप्रेशन क्या बनता, 5 इंटू A11 प्लस 150 V11 एट द रेट ऑफ I। आप बोलोगे P तो पता है, हाँ पता है, बट मुझे तो P इज अ फंक्शन ऑफ I बनाना ना। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1 माइनस 1 प्लस I रेज़्ड टू पावर माइनस 11 डिवाइड बाय I प्लस 150 इंटू 1 प्लस I रेज़्ड टू पावर माइनस 11। ठीक है, ये मेरा P आ गया। अब मुझे I1 और I2 के दो गैस लेने हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं P1 और P2 निकालूं तो एक वैल्यू ऑफ P जो है 92 से ज्यादा आनी चाहिए और एक वैल्यू ऑफ P 92 से कम आनी चाहिए। आप बोलोगे जी ऐसा सपना हमें कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ऐसा सपना हम कैसे देखेंगे। तो चलिए सपना देखना सिखाता हूं मैं। अपना कैलकुलेटर उठा लो। कैलकुलेटर मतलब कैसियो FX82। ठीक, ES है, ES प्लस है, BK है, जो मर्जी है। इसमें मोड 3 प्रेस करो, मोड 3 प्रेस करो, आपका कैलकुलेटर में सामने fx इज इक्वल टू लिखा आ जाएगा। यहां आपको ये वाला फंक्शन लिखना है। आप बोलोगे आई कैसे लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है। आपको लिखना है 5 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 11 डिवाइड बाय एक्स, ये लिखना है। तो x लिखना आता है, ये मैंने वैसे पहले बता चुका हूं, फिर मैं दोबारा बता देता हूं। 5 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट ओपन किया, फ्रैक्शन का साइन लगाया, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन किया 1 प्लस x लिखने के लिए अल्फा और राइट ब्रैकेट, अल्फा और राइट ब्रैकेट प्रेस करोगे ना अगर तो x लिखा जाएगा। क्योंकि देखो आप जो डेल के ऊपर DEL ऑरेंज कलर का बटन जो है हमारा, उसके सामने ऑरेंज कलर के बटन के सामने ऊपर जो है SD है, उसके साथ में राइट ब्रैकेट का साइन है। ठीक है, उसके साथ में राइट ब्रैकेट का साइन है। इस राइट ब्रैकेट के ऊपर रेड कलर से x लिखा हुआ है, यानी कि जब आप रेड कलर के फंक्शंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं ना, तो रेड कलर का फंक्शन क्या है, देखो शिफ्ट येलो कलर में लिखा है और अल्फा रेड कलर में, यानी कि अगर आप अल्फा दबाओगे तो वो रेड कलर वाले जो ऊपर कीज के ऊपर रेड कलर लिखा हुआ है वो वाले जो है कीज जो है प्रेस करेगा वो। तो हमने x लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, रेज़ टू पावर में माइनस 11 कर दिया, डाउन की से नीचे आए, फिर से x लिख दिया, फिर राइट ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 150
इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -11। अब हमें फंक्शन लिखा गया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट। अब स्टार्ट जो है हमें किससे करना है? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 1 आता है, 1 नहीं होता, 100% होता है। हमें तो आई चाहिए परसेंटेज में, तो हम मान लेते हैं कि 5% से, मतलब एक, वैसे तो अगर कूपन ही 500 रुपए का आ रहा है तो जितने भी हमने पैसे लगाए हैं 92 लगाए हैं, तो 92 का 5% तो हर साल आ ही रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से ज्यादा ही आना चाहिए। चलो, हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की। हमने सीधा किया जी स्टार्ट विद 1%, यानी स्टार्ट एट 0.01 एंड ये कहेगा 5 नहीं करना, क्योंकि 5 500% होता है। हमें एंड चाहिए 30% तक, क्योंकि इस कैलकुलेटर की जो कैपेसिटी है प्रोसेस करने की वो 30 वैल्यूज की है, तो मैंने 0.30 कर दिया। स्टेप मैं 1% के गैप पे लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लीनियर इंटरपोलेशन लगाने के लिए दो इंटरेस्ट रेट के बीच में 1% से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। मैंने स्टेप भी 0.01 ले लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इक्वल का साइन प्रेस किया इसके बाद, तो मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन होगी गायब, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस करने के बाद उसने मुझे टेबल दिखाई कि टेबल में 1% पे इतनी है एफएक्स, मतलब टेबल कुछ इस तरह से बन के आई है, एक्स और एफएक्स। मुझे ढूंढना है अपना प्राइस 92। मैंने स्क्रॉल डाउन करता रहा, तो मैंने देखा कि 9% पे वैल्यू है, 9% पे वैल्यू है 92.15 की, ठीक है, एंड 10% पे वैल्यू है मेरी 85.04 की। मेरा 92 समवेयर बिटवीन दीज टू वैल्यूज आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए I1 हो गया 9%, I2 हो गया मेरा 10%, P1 हो गया 92.15, P2 मेरा हो गया 85.04, P मेरा पता है मुझे 92, I मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? I माइनस I1 अपॉन I2 माइनस I1, P माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, ठीक, ठीक है जी। चलिए, इसमें P1 पता है, पुट कर दोगे, P2 पता है, पुट कर दोगे, I1 पता है, I2 पता है, ये दोनों वैल्यूज पुट करके और P की वैल्यू 92 डाल के हमारा I का वैल्यू निकल आएगा। करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब समवेयर बिटवीन 9 एंड 10 आएगा। आप बोलोगे पहले तो 8.65 आया था, मैंने क्या बोला था, वो एक रफ एस्टिमेट है, ये बहुत ही क्लोज आंसर देता है। अभी 9.6 जो भी इसका आंसर आएगा वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा वो भी अप्रोक्सीमेशन ही, बट वो बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन होगा उसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अ कंपनी हैज जस्ट बॉट एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 60 lakhs, यानी कि पूरा ऑफिस ब्लॉक खरीद लिया और उसको वो छोटे छोटे बिजनेसेस को रेंट पे दे देंगे। पहले साल का रेंट 1,20,000 है और जो हर साल 4% से बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड इट विल बी सोल्ड आफ्टर 25 ईयर, 75 लाख का बेच देंगे वो। Assuming that the rent is payable in the middle of each year, calculate the yield the company will obtain on this investment. कंपनी को कितनी yield मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो सिंपली टाइमलाइन बनाओ, 60 लाख का खरीदा है, 60 लाख तो उसका आउटफ्लो हो गया। फर्स्ट ईयर का रेंट 0.5 टाइम पे कितना आने वाला है, 1,20,000 का। फिर सेकेंड ईयर का रेंट 1.5 टाइम पे कितना आने वाला है, 1,20,000 इंटू 1.04। कितने साल तक आना है रेंट, 25 साल तक। तो 24 से 25 के बीच में जो रेंट आएगा विच विल बी 24.5 टाइम पे, वो होगा 1,20,000 इंटू 1.04 रेज़्ड टू पावर 24, ठीक है। एंड 25 साल के बाद इसको 75 लाख का बेच देंगे। ध्यान रहे कि 60 लाख 75 लाख पूरे जीरोज लिख देना, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन क्या होता है, इधर अगर आपने 60 और 75 लिख दिया ना तो पता लगे कि हाँ जी
या तो फिर इसको भी लैक्स में लिखोगे, 1.2 लिखोगे अगर उसको लैक्स में लिख रहे हो, अगर उनको भी नंबर्स में लिख रहे हो, सिंपली रुपीज में लिख रहे हो, तो आप सबको फिर रुपीज में ही लिख के चलोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 1,20,000 v raised to power 0.5, 1,20,000 इंटू 1.04 v raised to power 1.5, 1,20,000 इंटू 1.04 raised to power 24 v raised to power 24.5 प्लस में 75 lakhs v raised to power 25। आप बोलोगे इसको 60 लाख इक्वेट कर दें, नहीं, इसको P लिखा रहने दो। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हो, चलो मैंने यहां 60 लाख अगर लिख दिया तो 60 लाख को मैं पहले से इसलिए लिख रहा हूं ताकि जितना दोनों साइड से सिंप्लीफाई हो सके। जैसे मैं दोनों तरफ से 4 जीरो उड़ाने वाला हूं, तो 600 इज इक्वल टू 12 v रेज़्ड टू पावर 0.5, तो 1 प्लस 1.04v, 1.04v का स्क्वायर, 1.04 v रेज़्ड टू पावर 24 प्लस में 750 v रेज़्ड टू पावर 25। इसको अब मैं 600 ना लेके इसको मैं P ले लेता हूं। अब मेरी P की वैल्यू क्या है, 600 है। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई P इज इक्वल टू 12 v रेज़्ड टू पावर 0.5 1 माइनस 1.04 v रेज़्ड टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ठीक चलेगा। चलिए, अब इस इक्वेशन को मैं कैलकुलेटर में डाल दूंगा। ठीक है, कैसे, पहले इसको I की फॉर्म में बनाऊंगा, उसके बाद जो कैलकुलेटर में डालेगा ये 12 इंटू 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर माइनस 0.5, 1 माइनस 1.04 अपॉन 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 25, 1 माइनस 1.04 अपॉन 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 750 इंटू 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर माइनस 25। P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू ये हो गया हमारा। अब कैलकुलेटर में ये वैल्यू डाल सकते हैं। अगर मान लो कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू डाल देते हैं, नॉर्मली कैलकुलेटर वैल्यूज आ जाती हैं, पर कई बार ऐसा होता है कैलकुलेटर वैल्यू पूरी नहीं फिट बैठती, तो फिर हमें ना रफ एस्टिमेट, जैसे पहले अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका लगाया था, उस तरीके से लेते हैं फिर हम, और एक रफ एस्टिमेट लेके और फिर पहले एक पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे अगर हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम लेते हैं, अगर उस वैल्यू को कम करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के लेते हैं, जिससे कि दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारी वैल्यूज जो है ना क्या मिल जाए, वो मिल जाए जिसके बीच में हमारी P की वैल्यू आ जाए। बट चलो मान लेता हूं ये कैलकुलेटर में आ जाएगी। अब ये जब कैलकुलेटर में आ जाएगी, आप स्टार्ट विथ 1% एंड एट 30% करोगे ना, तो देखो 3%, 4%, 5% जब आप टेबल बन के आएगी ना, उसके अंदर कुछ ऐसा बन के आएगा, 3% पे वैल्यू होगी, 4 पे वैल्यू नहीं होगी, 5 पे होगी, यानी 4 पर एरर लिखा आएगा। ऐसा क्यों, 4 पर एरर क्यों लिखा होगा बताइए। क्योंकि जैसे ही मैं 4 डालूंगा, 4% डालता हूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मतलब ये जो 1.04 बी है मेरा, क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। जब भी कॉमन रेशियो 1 होती है तो जीपी का ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, n टाइम्स a का लगता है। तो इसलिए ना कैलकुलेटर इसको एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि इसको 0/0 फॉर्म नजर आ रही है वहां पे। तो अब हम क्या करें, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई कि जो हमारी P की वैल्यू है वो किन्हीं दो नॉन वैल्यूज के बीच में आ रही है, मतलब सपोज 5 और 6 के बीच में आ गई, 6 और 7 के बीच में आ गई, मतलब दो गिवन जिनकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है ना, उसके अंदर आ रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम सिंपली I1 और I2 ले लेंगे, P1 और P2 ले लेंगे, और उसमें फिर इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है हमारा I माइनस I1 अपॉन I2 माइनस I1 इज इक्वल टू P माइनस P1 बाय P2 माइनस P1 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट किस्मत अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्या होगा, आपका जो आंसर है ना, 3 की वैल्यू आपकी और 5 की वैल्यू, जो आपका 600 है ना, उसके बीच में कहीं पर आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता
कि वो आंसर 3 और 4 के बीच में है या 4 और 5 के बीच में है, क्योंकि जब तक ये 4% की वैल्यू निकल ना जाए, तो 3% की वैल्यू मान लो 600 से कम है और 5% की 600 से ज्यादा है, आपको क्या पता कि वो 3 और 4 के बीच में है या 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, या 3% की वैल्यू 600 से ज्यादा है और 5% की वैल्यू 600 से कम है, आपको क्या पता कि वो 3 और 4 के बीच में है या 4 और 5 के बीच में है। तो इसका मतलब आपको 4% की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, 4% की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अब देखो 4% की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पूरे के एक्सप्रेशन में, ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, इसमें मैं 4% डालूंगा। तो 12 इंटू 1.04 रेज़ पावर माइनस 0.5, ये मेरा 1 ऐड होके 25 टाइम्स 25 हो जाएगा, प्लस 750 इंटू 1.04 रेज़ पावर माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इससे मेरी पी की वैल्यू निकल जाएगी। वो पी की वैल्यू अगर बीच में, जैसे पी की जो भी वैल्यू यहां पे निकली है हमारी, अगर 600 मेरा 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो मैं 3 और 4 के बीच में इंटरपोलेशन लगा लूंगा। अगर 600 मेरा 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो मैं 4 और 5 में इंटरपोलेशन लगा लूंगा। हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करके बता ही दूं। चलो 12 इंटू 1.04 रेज़ टू पावर माइनस 0.5 इंटू 25 प्लस 750 इंटू 1.04 रेज़ टू पावर माइनस 25, 575 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू 575.151 आ गई। आपको ये देखना है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 600 से 575 से ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब 600 से ज्यादा आई होगी। तो इन दोनों के बीच में आप इंटरपोलेशन लगा लोगे और आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यस, आती है बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सेप्ट अनसर्टेन कैश फ्लोज। अनसर्टेन कैश फ्लोज यानी कि जहां पर आपको जो पैसा आना है उसकी सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, सर्टेनिटी नहीं मतलब वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो हम ये कहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट असाइन करते हैं कि ये पैसा आएगा बट इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कैश फ्लो को हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, इसलिए उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कैश फ्लो का साइज होगा वो कम हो जाएगा। कैश फ्लो का साइज कम होने की वजह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि जहां पर, और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है मतलब हम कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जहां पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट आ गई, इसका मतलब पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसका मतलब वहां रिस्क हो गया। अगर रिस्क होगा तो उसमें हम कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है यूजिंग अ हायर रेट ऑफ डिस्काउंट। यहां पर मैं वर्ड ना रेट ऑफ डिस्काउंट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल करना चाहूंगा। वैसे ये वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा है, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट, बट इसका कॉन्सेप्ट हमें, जो हायर रेट ऑफ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमें जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहां पर हायर रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही है। देखो, प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमेशा 1 से छोटी होती है, तो रिस्क को कम करने के लिए अगर हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्रेजेंट वैल्यू कम, या तो आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो जिससे कैश फ्लो का साइज कम कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने दो, उससे भी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, ठीक है, यानी कि जिस रेट पे आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो बढ़ा देते हो, वो भी आपको प्रेजेंट वैल्यू को कम कर देगा। आपका अनसर्टेनिटी को कंपनसेशन करने का एक ही तरीका है कि आप क्या चाहोगे कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आनी चाहिए। ठीक है, तो अनसर्टेन कैश फ्लोज को मैंने बताया
कि दो तरीके से डील करते हैं। एक तो असाइन द प्रोबेबिलिटी, दूसरा यूज हायर इंटरेस्ट रेट। बुक के अंदर अगर हायर डिस्काउंट रेट बोला है तो टेंशन मत लेना, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी बात। अभी हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट की ही। एक क्वेश्चन देखते हैं। You are thinking about buying a lottery ticket that will cost you ₹3। आप एक टिकट खरीद रहे हो, ₹3 की आएगी वो। Following table shows the amount of that you could win together with the chance of winning and the delay before you will receive the prize money। चलो, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है इसलिए इन्होंने टाइम भी दे दिया है। अदरवाइज अगर मैं लॉटरी के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं तो ₹50 आपको मिलने वाले हैं, बट उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 out of 50। 500 मिलने वाले हैं, 1 out of 1000। 5000 मिलने वाले हैं, 1 out of 50,000। तो मैं आपको ना ये बताने जा रहा हूं कि लॉटरी कंपनी कमाती कैसे है। $50 लाख का प्राइस, 1 out of 10 मिलियन। मान लो आपने सारी की सारी टिकट्स खरीद ली होती। मैं चलो अभी ना इंटरेस्ट रेट को मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर रहा हूं, मैं सिंपली इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेता हूं। तो किसी भी कैश फ्लो को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। 15 to 1/50 इज 1, दिस इज 1/2, दिस इज 1/10, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2। इन सबको मैंने ऐड किया तो वैल्यू आ रही है 1 + 0.5 + 0.1 + 0.25 + 0.5। आंसर इज 2.35। आंसर इज 2.35, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस पर टिकट 2.35 है, विच इज लेस देन द प्राइस यू आर पेइंग टू बाय द टिकट। क्या है वो? 3। ये हमेशा ही आपके प्राइस से कम आना चाहिए। रीजन क्या है कि दिस इज द अमाउंट जो पर टिकट पे प्राइस की फॉर्म में मिलने वाला है। अगर ये वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब मैं तो सारी टिकट खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर 1 करोड़ टोटल टिकट्स हैं तो मैं अगर सारी टिकट्स खरीदता हूं तो मुझे एवरेज एक टिकट का प्राइस कितना है? 2.35 का है। तो मुझे 2,35,00,000 मिलने वाले हैं, जबकि मुझे देने कितने पड़ेंगे? 3 करोड़, यानी कि मेरा तो नुकसान पक्का है। ठीक है, जो मेरा नुकसान है वही तो लॉटरी कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, जो मेरा नुकसान होने वाला है वही तो लॉटरी कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए लॉटरी कंपनी हमेशा प्राइज मनी इस तरह से डिसाइड करती है कि अगर कोई सारी टिकटें भी खरीद लेना तो भी वो नुकसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो लॉटरी की तरह ही होनी चाहिए कि सारी टिकटें खरीदने पर भी आप अपने पैसे भी कवर नहीं कर सकते होने चाहिए, तभी लॉटरी कंपनी उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेगी। चलो, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लॉटरी। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू की भी। देखो कैश फ्लो कितना है, ये सब था कैश फ्लो, ये कैश फ्लो था, ये उसकी प्रोबेबिलिटी थी। हम क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर। हम निकालते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्काउंट फैक्टर। देखो डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, ये आपका पर डे का है, एक दिन का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का नहीं है। आपको पहला प्राइज मिलना है 1 दिन के बाद, तो V⁻1, फिर ये 500 का प्राइस भी 1 दिन के बाद मिलना, V⁻1, ये 7 दिन के बाद मिलना है, ये 14 डेज के बाद मिलना है, और ये 28 डेज के बाद मिलना है। कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू आती है। वो हर कैश फ्लो की एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू आई है, हमें तो सबका चाहिए, तो हमें इन सब का जब सम कर देते हैं तो हमें टोटल एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे केस में क्या होगी, 2.35 से भी कम होगी। क्यों? जब 2.35 तो तब आ रही थी जब हमने इंटरेस्ट रेट अभी यूज नहीं किया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया था। जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो अब और कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी कैश फ्लो की जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है वो 2.35 से भी कम हो जाएगी।
तो हमारा 2.35 निकालने का जो इरादा था वो सिर्फ मेरा समझाने का इरादा था। ठीक, जैसे कभी आपने कसिनो में रोलअप देखा है? वो जो ये होती है गेम, बीच में नंबर, ऐसे नंबर्स लगे होते हैं सारे के सारे, एक बॉल होती है, उसको घुमा देते हैं, जिस नंबर पे आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्राइस मिलता है। उसमें आपको किसी भी नंबर पे आप लगाओगे ना, दो तरह की रोलेट होती है, एक अमेरिकन रोलेट और एक होती है यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन में टोटल 36 हाउसेज होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 35 तक नंबर्स होते हैं। एंड जो अमेरिकन होती है उसमें 0 भी होता है और 0 भी होता है, फिर 1 से लेकर 35 तक होते हैं, यानी टोटल 37 हाउसेज होते हैं। तो अगर आप और किसी भी नंबर पे आप लगाते हो ना, तो आपको उसका 35 टाइम्स पैसा रिटर्न मिलता है। मान लो मैंने एक नंबर पे लगाया, अगर एक नंबर आ गया तो मुझे 35 टाइम्स पैसे मिल जाएंगे, नहीं आया तो मेरे पैसे गए। यानी कि अगर मैं सब पे भी लगा दूंगा तो क्या होगा, 36 तो मेरे लग जाएंगे। मैंने एक डॉलर सब पे लगा दिया तो $36 तो मेरे लग गए। कोई ना कोई एक ही तो निकलेगा, तो जो भी एक निकलेगा वो मुझे क्या दे देगा, मुझे 35 टाइम्स मेरा पैसा वापस कर देगा। ठीक है, जो भी एक निकलेगा वो मुझे 35 टाइम्स पैसा वापस कर देगा। ठीक है, सो मेरा जो है $1 का नुकसान, $1 का नुकसान तो मेरा तब भी सर्टेन है, और वही $1 का जो फायदा है वो कसिनो का फायदा है। ठीक है, यानी कि जो मैंने लॉस करना है वही तो कसिनो को मिलने वाला है। सो कसिनो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। ठीक, चलो इसकी कभी डिटेल्ड क्लास लेनी हो कि किस तरह से कसिनो में रोलेट खेलना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल अपने CM1 पे फोकस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन डी कंपनी। In return for the investment, he expect to receive 15,000 at the end of each of the next 5 years. उसको हर साल 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट 8% का है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटी दैट पेमेंट माइट नॉट बी मेड, यानी कि सर्टेन है कि पैसा मिल जाएगा, जिस शरीफ से बंदे को पैसा दिया हमने। तो सिंपली फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15,000 A5 एट द रेट ऑफ 8%। हो जाएगा कैलकुलेट। तो फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेकेंड पार्ट में वो कहता है एज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट पेमेंट इज 0.90, यानी कि पहला पेमेंट मिलने की कैश फ्लो कितना था, 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50। ठीक है, अब कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल आएगा। डिस्काउंट फैक्टर में क्या करूंगा, V⁴1 V⁴2 V⁴3, क्योंकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। ऐसे करूं नहीं, मैं क्या करता हूं, 15,000 इंटू 0.90 किया तो मेरा आ रहा है 13,500। दूसरी पेमेंट 12,000 की, तीसरी पेमेंट 10,500 की, चौथी पेमेंट 9,000 की, पांचवी पेमेंट मेरी 7,500 की। तो मेरी एक ये डिक्रीजिंग एन्युटी बन गई। ठीक है ना, मेरी ये एक डिक्रीजिंग एन्युटी बन गई। किस तरह से, इसको मैं लिख सकता हूं 15,000 माइनस 1,500, 15,000 माइनस 3,000, तो 15,000 की तो मेरी बन गई लेवल पेमेंट्स 5, माइनस में 1,500 की मेरी बन गई इंक्रीजिंग एन्युटी 5। कैलकुलेशन कौन से रेट पे, 8% पे हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का नाम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। वो कहता है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है। देखो, इंटरेस्ट रेट और फोर्स ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड होते हैं, क्योंकि I = e⁻⁴ होता है, पर जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज नॉट द लीनियर रिलेशनशिप कि I में इतना चेंज तो डेल्टा में भी सेम चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप इनमें नहीं है। तो हमें
ये बोला है कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहले आई क्या था 8%, मैं पुराना डेल्टा कैलकुलेट करूंगा कि इस 8% के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या होगा। डेल्टा क्या होता है, log 1 प्लस आई। ये आ रहा है 0.0769610। नया डेल्टा क्या होगा, पुराना डेल्टा प्लस में कितना बड़ा है 0.0363676, ठीक है, प्लस 0.0363676। इससे मेरा नया डेल्टा आ गया, नया डेल्टा आ गया। इस नए डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग में नया आई निकाल लूंगा, क्या होगा ई डेल्टा -1। तो मैंने सीधा ई रेस्ट पावर डेल्टा -1 सीधा कैलकुलेटर में ई रेस्ट पावर आंसर -1 किया। मेरा नया आई आ रहा है 12%। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सेम ये वाला पार्ट रिपीट करना है, बट कौन से वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% पे, ठीक है। तो अब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा, और उस 12% के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे नई जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करके बतानी है। क्लियर है सबको ये? अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज देखूं तो ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो चैप्टर खत्म हो गया है, बट आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। हाँ, चैप्टर आसान है, और इस चैप्टर का इस्तेमाल आगे बहुत जगह पर होगा, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, ठीक है। बट इसमें अगर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की बात करें तो हर चीज का ना सब कुछ मिला के एक सिंगल क्वेश्चन हम बना दें, आ जाता है कई बार। चलो एक क्वेश्चन उसका एग्जाम स्टाइल देख लेते हैं, उससे आपका जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये लो जी, आपको लग रहा है ये क्या हो गया, तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। चलिए, आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन कहते हैं 35 ईयर का बंदा है, 15 साल तक पैसे जोड़ना चाहता है। उसका एम क्या है, वो कहता है यार मुझे 55 की एज पे मुझे रिटायरमेंट लेनी है, उस टाइम पे मेरी डॉटर की एजुकेशन भी होगी, तो मुझे कुछ पैसा डॉटर की एजुकेशन के लिए चाहिए और कुछ पैसा अपने लिए चाहिए होगा, ठीक है। कुछ पैसे डॉटर की एजुकेशन के लिए, कुछ पैसा अपने लिए। अपने लिए उसने क्या करना है, एन्युटी खरीदनी है, और डॉटर के लिए क्या चाहिए, 50,000। डॉटर के लिए उसको 50,000 देना है, और एन्युटी अपने लिए खरीदनी है 20,000 पर एनम, बट पेबल हाफ ईयरली, यानी 10,000 पर हाफ ईयर की उसको अपने लिए एन्युटी खरीदनी है अगले 6 साल के लिए, ठीक है। आप बोलोगे 6 साल बाद क्या मरने वाला है क्या? नहीं, हो सकता है 6 साल बाद गवर्नमेंट ने उसने सोच रखा हो कि 6 साल के बाद तो गवर्नमेंट पेंशन देना स्टार्ट कर ही देगी, बस मुझे 6 साल का इंतजाम करना है, तो कुछ भी उसने सोचा होगा। इन कैलकुलेटिंग हाउ मच एनुअल पेमेंट टू इन्वेस्ट ईच ईयर, उसने एज्यूम किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहेगा 20 साल तक, और एन्युटी जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 6% के रेट पे कन्वर्टेबल हाफ ईयरली। तो ये तो आपके लिए अच्छा होगा क्वेश्चन में कि पेमेंट भी हाफ ईयरली है और इंटरेस्ट भी यहां पे हाफ ईयरली हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं कि assuming that the payment of amount of each payment during any period of 5 years is half of the amount of each payment in the subsequent 5 years, यानी जितना भी 5 साल में पे करेगा वो अगले 5 साल का आधा होगा। उल्टा बोल रखा है ना, तो इसका मतलब जितना अभी पे करेगा अगले 5 साल में उसका डबल पे कर देगा। बात तो एक ही हुई ना, जितना वो कह रहा है अगले 5 साल में जितना पे करेगा ना, अभी उसका आधा पे करेगा, तो मतलब जितना अभी पे कर रहा है अगले 5 साल में उसका डबल पे करेगा, ठीक है। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एनुअल पेमेंट। बी पार्ट की बाद में बात करेंगे। चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अभी उसकी एज है कितनी, 35। आज से ही पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर रहे हो। सपोज वो के रुपीज डिपॉजिट करता है, कब तक, 5 साल तक। फिर इसके बाद इस पैसे को डबल कर देगा, 44 तक डबल कर देगा, फिर 45 से 4 टाइम्स कर देगा क्योंकि उसने डबल करते जाना है, 49 तक पैसा देगा। उसके बाद पैसे देने बंद कर देगा, उसके बाद पैसे देने बंद कर देगा और भूल जाएगा। 55 तक के लिए उस पैसे को वो छोड़ देगा। 55 पे चाहिए क्या,
अमाउंट रिक्वायर्ड एट एज 55 क्या है? एक तो 50,000 रुपये चाहिए डॉटर के एजुकेशन के लिए, है ना, प्लस में 10,000 रुपये हाफ ईयर के बेसिस पे 12 हाफ ईयर की एन्युटी चाहिए। किस रेट पे? 3% पे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 प्लस 10,000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज्ड पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 0.03। तो उसकी रिक्वायरमेंट है पैसे की 149,540.03। कैलकुलेशन अपने आप करते रहना, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये तो अमाउंट रिक्वायर्ड है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा उसके पास अगर मैं एज 55 की बात करूं तो देखो, के रुपीज जब वो 5 साल तक इन्वेस्ट करेगा इतने पैसे होंगे, बट ये कहां पे आ गए? 40 पे। मुझे कहां चाहिए? 55 पे, तो इसको 15 साल आगे लेके जाना पड़ेगा। फिर 2K रुपीज उसने 5 साल तक और इन्वेस्ट किए, ये आ गए 45 पे, इसको 10 साल और आगे लेके जाना पड़ेगा। प्लस 4K रुपीज उसने 5 साल तक इन्वेस्ट किए, इसको 5 साल और आगे लेके जाना पड़ेगा। इतने पैसे इकट्ठे हो गए। ठीक, इस पूरे आंसर को इसमें से K कॉमन ले लेते हैं, S ड्यू 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आई पावर 5 मर्जी है, कॉमन लेना है ले लो, नहीं तो 1 प्लस आई पावर 15 प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई रेज़ पावर 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस आई पावर 5। सारी कैलकुलेशन कौन से रेट पे बोला है? क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि अगले 7% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 20 साल तक। तो सारी कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 7% पे कर देंगे तो K इंटू समथिंग का आंसर आ जाएगा। इस अमाउंट को आप जितना पैसा चाहिए उसके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, तो K की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। K की वैल्यू मैं सीधा आंसर में से देख लेता हूं। K की वैल्यू आ रही है 1975 सपोज 24 1975.24, मतलब जो भी आएगी मुझे नहीं पता। अब उसने इतने पैसे आज इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए और 5 साल के बाद इसका डबल भी कर देगा और 10 साल के बाद उसका 4 टाइम्स भी कर देगा। बट ये जो पैसे पाना था, ये क्या था? इस गरीब का सपना था कि मेरी डॉटर की एजुकेशन भी अच्छे से हो जाएगी, मैं भी 6 साल तक एन्युटी ले लूंगा। पर गरीब के जो सपने होते हैं ना, वो टूटने के लिए ही होते हैं। देखें कैसे टूटे उसके सपने। बी पार्ट पढ़ो। अंडर द पेंशन प्लान रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल में उसको जो मिला है वो 6% का मिला है। यानी उसने सोचा था 7% का, उसको मिला कितना? 6% का। और जब वो एन्युटी खरीदने गया 55 की एज होने पर, तो उसको 5% कन्वर्टेबल हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एन्युटी पे कम हो गया। इसका मतलब एन्युटी अब महंगी मिलेगी, क्योंकि एन्युटी क्या होती है? परचेज प्राइस ऑफ एन्युटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, यही होता है ना। सो एन्युटी महंगी मिलेगी, यानी एक तो उसके पैसे कम इकट्ठे हुए, ऊपर से एन्युटी महंगी मिली। तो या तो दो बातें हैं, या तो कंप्रोमाइज डॉटर के एजुकेशन में करेगा या अपनी एन्युटी में करेगा। उसने अपनी एन्युटी को तो एज इट इज रखा कि मुझे एन्युटी तो चाहिए। हो सकता है कि उसने मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड सोचा हो, एंड बाकी जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा वो डॉटर के एजुकेशन में। इस क्वेश्चन में तो डॉटर के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज होगा। सो अब हम क्या करते हैं? बी पार्ट में हम कहते हैं कि अगर 1975.24 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता तो ये सारी वैल्यू एट द रेट ऑफ 6% कितनी होती? ये होता एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट एज 55। इतना पैसा इकट्ठा हो जाता। ठीक है, इस एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से एन्युटी का परचेज प्राइस क्या होगा? 10,000, 12 साल 12 हाफ ईयर तक मिलनी है एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, इस एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से एन्युटी के परचेज प्राइस को हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो पैसा बचेगा दैट इज द लंप सम अवेलेबल फॉर डॉटर एजुकेशन। लंप सम अवेलेबल फॉर डॉटर
एजुकेशन। आपको क्वेश्चन अदर वे राउंड में पूछा जा सकता था कि उसने पैसा तो चलो जो इकट्ठा होना था हो गया, अच्छा जरूरी नहीं कि कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी जाए, पर मैंने क्या बोला, गरीब के सपने तो टूटते ही हैं, तो इसलिए कम ही होना था। बट उसने अगर ये सोचा होता कि जी डॉटर के एजुकेशन के लिए तो पैसा देना ही देना है, जो कंप्रोमाइज करना है अपने साथ करना है, तो मान लो उसने ये कहा होता, तो हम क्या करते, एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से 50,000 जो लमसम चाहिए था वो माइनस कर देते, बाकी क्या आ जाता, बाकी आ जाता कि अमाउंट रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैं वैसे बता रहा हूं, अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज एन्युटी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज एन्युटी, ये होता। ठीक है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं बोलते हम इसको, अमाउंट अवेलेबल बोल देते हैं, अमाउंट अवेलेबल टू परचेज एन्युटी। तो इससे हम जानना चाहते हैं कि उसको हाफ ईयरली कितने अमाउंट की एन्युटी मिल सकती है। सपोज के रुपीज की एन्युटी उसको मिलती एट द रेट ऑफ 2.5%, तो हमारा क्वेश्चन ये क्या होता, हमारा क्वेश्चन के निकालने का भी हो सकता था। क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि उसने एन्युटी तो खरीद ली है, अब जो बचे हुए पैसे हैं वो अपनी डॉटर को एजुकेशन के लिए दे देगा। हमारा, मैंने बोला कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उसने डॉटर की एजुकेशन के लिए तो पैसे दे दिए, अब वो कहता है कि अब जो बचे हैं उससे मुझे कितने की एन्युटी मिल सकती है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब एक तरह से हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई हमारी।